हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डायमंड में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन इकोनॉमी के टॉप ऐसे 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर एसआई का एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 30 इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, चलिए अगले अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो बताइए, पंचवर्षीय योजना की आवश्यक के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है, किसकी स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन आपका दिया गया है, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रधानमंत्री, संसद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति होना जरूरी है पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब की गई थी? देखिए, पंचवर्षीय योजना यह एक अलग टॉपिक है, इस पर एक वीडियो बनाया जा सकता है। कोशिश करेंगे आपको एक वीडियो पंचवर्षीय योजना पे दूं। तो अभी आप यह बताइए, पंचवर्षीय योजना का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, पंचवर्षीय योजना की स्थापना 6 अगस्त 1995 को किया गया था। ठीक है, 6 अगस्त 1995 को। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, आप याद रखेंगे क्या? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, चाहे जो भी उस समय प्रधानमंत्री हो, वह पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड इस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो बताइए, विकसित देश, विकासशील देश, एशियाई देश या पिछड़ा देश, किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड जो है, किस चीज़ के लिए यह वर्ड यूज किया जाता है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकासशील देश। ठीक है, विकासशील देश, इसको तीसरी दुनिया का देश भी कहते हैं। ठीक है, तीसरी दुनिया का देश भी कहते हैं। यह विकासशील देश के लिए उपयोग होता है यह वर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत के गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? बताइए, कौन है जो भारत के गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, नीति आयोग। बताइए, कौन सा ऐसा संस्था है या कौन है जो भारतीय गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग भारत के गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। अब बताइए, नीति आयोग किसको कहते हैं या नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? पुअर लाइन का निर्धारण करने वाला, जिसको गरीबी रेखा बोलते हैं। ठीक है, पुअर लाइन, इसका निर्धारण नीति आयोग करता है। बताइए, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए, नीति आयोग का कंडीशन, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से इसका नाम पड़ा था। ठीक है, अब नाम पड़ा था 1 जनवरी 2015 का, तो इसका मतलब इसका नाम कुछ और, पहले कुछ और होगा, तो इसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग इसका पहला नाम था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, लेकिन यह योजना आयोग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में इसका नाम को परिवर्तन करके योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, जब 1 जनवरी 2015 से यह नीति आयोग के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, सरकार का थिंक टैंक की तरह काम करता है यह। ठीक है, यह सरकार का थिंक टैंक के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? बताइए, ग्रेसम का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? मुद्रा प्लान से, उपभोग एवं मांग से या आपूर्ति मांग से, घाटे की अर्थव्यवस्था से? किससे संबंधित है ग्रेसम का नियम? तो ग्रेसम नियम जो दिया गया था वह थॉमस ग्रेसम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, थॉमस ग्रेसम के द्वारा यह नियम दिया गया था और बताया था कि इस नियम के अनुसार यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं दोनों एक साथ प्रचलन में आएगी या प्रचलन में है, तो वह बुरी मुद्रा
अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ठीक है, यह था ग्रेशम का नियम। ठीक है, तो ग्रेशम का नियम कौन दिया था? थॉमस ग्रेशम। तो यह किससे संबंधित है? तो आपको शायद इस सुनने के बाद पता चल गया होगा, मुद्रा के प्रचलन से है। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने कहा था अगर अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा दोनों एक साथ प्रचलन में आएगी तो बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। ठीक है, थॉमस ग्रेशम का नियम था यह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संवैधानिक संस्था है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संवैधानिक संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग। बताइए कौन सी ऐसी संस्था है जो गैर संवैधानिक है? तो देखिए इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको पता होगा। पहले तो हम इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको। नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग जो है वह गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इसके संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, बात करें संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं। ठीक है, यूपीएससी या पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम का जो है यह भारतीय संविधान के 315 आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 315 में यह दिया गया है कि मतलब वो किसी भी राज्य हो या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य होगा। ठीक है, यह संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 315 में। ठीक है, और हम आ जाते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग भी यह एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 यानी कि 324 में चुनाव आयोग का नियम है या प्रावधान है। वित्त आयोग भी अनुच्छेद 280 में दिया गया है, इसका प्रावधान है। तो अगर आपको सारे का पता है तो ये नीति आयोग बच जाता है। ठीक है, नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यह संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, लेकिन यह सरकार का थिंक टैंक के तरह काम करती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको। लेकिन यह गैर संवैधानिक है। ठीक है, इसको बस एक मतलब क्या बोलते हैं, योजना की तरह चलाया जाता है। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष उसके प्रधानमंत्री मतलब जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होते हैं वही उनके अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। नीति आयोग से रिलेटेड मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि इसका जो पहला नाम था वह योजना आयोग था। 1950 में इसका गठन किया गया था, लेकिन योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया। ठीक है, अब इसको नीति आयोग नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। बताइए, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। कौन लिखा था? वीके राव, सर एम विश्वेश्वरैया, नीलकांत रथ या प्रोफेसर दंत। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है यह? इस पुस्तक में भारत के आर्थिक विकास के लिए 10 वर्षीय राष्ट्रीय योजना का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो किसने लिखा यह बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो आप सर एम विश्वेश्वरैया से एक एक्स्ट्रा फैक्ट यह भी याद रखेंगे कि भारत का आधुनिक नियोजन का प्रेरणता इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आप इस एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, भारत का आधुनिक नियोजन का प्रेरणता विश्वेश्वरैया को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की लेखा अवधि क्या है? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई, जुलाई से जून। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई से जून। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 1 जुलाई से 30 जून के बीच में। ठीक है, साथ ही वित्तीय अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। ठीक है, वित्तीय अवधि याद रखेंगे। यहाँ पे आपको पूछा गया है लेखा अवधि, लेकिन मैं वित्तीय अवधि के बारे में बता रहा हूँ कि वित्तीय अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होती है। 1 जुलाई से 30 जून के बीच आरबीआई का लेखा अवधि होता है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि एमपी एक ऐसा राज्य है यानी मध्य प्रदेश। ठीक है,
मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिन्होंने अपना वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर किया था, ठीक है, या किया है, याद रख सकते हैं। अपना वित्तीय वर्ष क्या किया है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश एक पहला राज्य है भारत का जो अपना वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बात आया है आरबीआई का, तो अब आरबीआई से भी रिलेटेड बताइए। आरबीआई से रिलेटेड सबसे पहले तो ये बताइए आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए? हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को, याद रखेंगे। इसके स्थापना के टाइम इसका हेडक्वार्टर जो था वह कोलकाता में हुआ था, ठीक है, लेकिन इसको बाद में मतलब इसको अप्रैल के समय जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन बाद में इसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और आप सबसे पहले ये बताइए कि इसमें इसका गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है, आप इसका कमेंट में इसका आंसर में देंगे। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आप याद रखेंगे, एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। आप एक गवर्नर जो अभी प्रेजेंट में है उनके नाम को कमेंट में बताइए कौन है अभी वर्तमान के गवर्नर आरबीआई के, ठीक है। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। 1 डिप्टी गवर्नर तो फिलहाल अभी नियुक्त किया गया है, यह अभी आप बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्य वर्धित कर, यानी कि जिसको वेट बोलते हैं, वेट का फुल फॉर्म बताइए। वेट का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है यह, ठीक है। 2003 में इसे ये किया गया था। मूल्य वृद्धि दर यानी जिसको वेट बोलते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था बताइए? तो आपको हमने बताया 2003 से इसका स्टार्टिंग हुआ था। सबसे पहले किस राज्य में किया गया बताइए? हरियाणा सही हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, ठीक है। वेट का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व व्यापार संगठन WTO, यानी कि WTO, आप इससे भी रिलेटेड अब इसका फुल फॉर्म बताइए। चलिए इसका फुल फॉर्म बताइए। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब की गई थी बताइए? तो सबसे पहले तो आप यह देखिए कि वैल्यू एड इसका WTO है ना, तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना कब की गई थी बताइए? इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया आपको। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1995 में, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह विश्व व्यापार संगठन है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी बताइए? भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? लुधियाना, कानपुर, पत्तननगर, जबलपुर, कहाँ हुई थी भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पत्तननगर में, ठीक है। इसका पत्तननगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? यह उत्तराखंड में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 17 नवंबर 1960 को, ठीक है, 17 नवंबर 1960 को। किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कहाँ? पत्तननगर में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए आप सब इन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र, गुजरात। सबसे बड़ा उत्पादक बताइए, सबसे बड़ा नमक का उत्पादक वाला राज्य।
आसान क्वेश्चन है ये, गुजरात में है, ठीक है। समुद्र के किनारे ये होता है, नमक का उपयोग या नमक का उत्पादन होता है, आप जानते भी हैं। तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा क्या होगी, बताइए। छिपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा क्या होगी? तो पूंजी हो जाएगा, ठीक है। पूंजी की तुलना में श्रम अधिक महत्वपूर्ण कारक है। लागत के पदों में श्रम का योगदान कम। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को अगर आप गौर से पढ़ेंगे या इसको आपने इकोनॉमिक्स थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। छिपी हुई बेरोजगारी की क्या परिभाषा है? चलिए इसका तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे छिपी हुई बेरोजगारी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, इसको हम क्या बोलते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आपको समझना पड़ेगा कि देखिए छिपी हुई बेरोजगारी जो है वह स्थिति है, ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जब श्रमक मजदूर बाहर से हो, ठीक है, बाहर से हो तो श्रम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। बाहर से हो तो श्रम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जो श्रमक हैं यानी जो मजदूर हैं वह काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनको उन श्रमिकों को, ठीक है, उन श्रमिकों की, उन मजदूरों की उस कार्य में कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अर्थात मतलब इसको उनकी सीमांत जो है उत्पादकता शून्य होती है। चलिए इसको उदाहरण के लिए समझते हैं। अगर मतलब कि सपोज कीजिए आपके पास आप 5 भाई हैं, ठीक है। आप 5 भाई हैं, 5 भाई और 5 एकड़ ज़मीन है मान लेते हैं, ठीक है। 5 एकड़ ज़मीन है और पाँचों भाई इस खेती में लगे हुए हैं, ठीक है। पाँचों भाई इस खेती में लगे हुए हैं, तब भी इसकी उत्पादकता जो है वह 50 बोरी होती है, ठीक है। 50 बोरी गेहूँ मक्का कुछ भी रख सकते हैं, आप सपोज कर सकते हैं कि 50 बोरी इसकी उत्पादकता है, ठीक है। सपोज कीजिए इसी में यदि 5 भाई की जगह एक भाई इसमें काम करे, ठीक है, एक भाई काम करे और विभिन्न रिसोर्सेज के द्वारा यानी उपयोग करे, ट्रैक्टर का उपयोग कर ले, अच्छे खाद बीज का उपयोग करे, मज़दूरों का यूज कर ले, ठीक है। तो इसमें जो है तब भी इसकी उत्पादकता कितनी होगी? वह 50 बोरी ही होगी, ठीक है। 50 बोरी ही होगी, चाहे धान हो मकई हो कुछ भी हो, 50 बोरी ही होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि 5 भाई जो लगे हुए थे तो ऐसा हमें लग रहा था कि काम में बहुत बिजी हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में 4 इसलिए लगे हुए थे कि वह बेरोजगार थे, ठीक है। 4 इसमें और लगने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल एक भाई भी इस काम को कर सकता है, ठीक है। तो इसी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। वह नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप इसको याद रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होगा, ठीक है। वास्तव में इसे एक आदमी भी कर सकते थे, लेकिन 4 भाई जो थे वह इसमें लगे हुए थे बेरोजगारी के कारण, ठीक है। तो बेरोजगारी की परिभाषा है, क्या है? श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। छिपी हुई बेरोजगारी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, इसका मुख्य कारण है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसका मुख्य कारण क्या है? भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया भी कि 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बंदा भी उस खेती को कर सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से शुरू किया गया? तो मेरे ख्याल आसान क्वेश्चन होगा यह, आप लोगों को याद होगा जीएसटी कब शुरू किया गया था, बताइए। भारत में वस्तु एवं सेवा कर, देखिए इसको हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, इंग्लिश में जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी का पहले फुल फॉर्म बताइए। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए, हम जीएसटी का फुल फॉर्म बता रहे हैं आपको। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म है। तो कब इसकी स्थापना किया गया था या कब शुरू किया गया था यह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को यह शुरू किया गया था, ठीक है।
तो इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसको हिंदी में वस्तु एवं कर सेवा कर बोलते हैं, ठीक है। यह विश्व में सबसे पहले कहाँ मनाया गया था बताइए? विश्व में यह सबसे पहले फ्रांस में लाया गया था जीएसटी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में आर्थिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है बताइए? भारत में जो आर्थिक नीति है वह किसके द्वारा बनाई जाती है और किसके द्वारा लागू की जाती है? दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए भारत में आर्थिक नीति जो है वह किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है? आसान क्वेश्चन है, बताइए। केंद्र सरकार के द्वारा या पिक्की के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा? तो भारत में किसके द्वारा आर्थिक नीति बनाई जाती है बताइए? आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसको हम आरबीआई भी बोलते हैं। आरबीआई से रिलेटेड मैंने अभी आपको बताया भी है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, ठीक है, 1 अप्रैल 1935। वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई, लेकिन जब यह स्थापित किया गया था तो इसका कोलकाता था, ठीक है, कोलकाता था। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होते हैं, मेन गवर्नर होते हैं। इसी एक मेन गवर्नर का आपको कमेंट में जवाब बताना है कि यह अभी वर्तमान में इसके प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी के द्वारा जो है भारत में आर्थिक नीति बनाई भी जाती है और लागू भी की जाती है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है बताइए? आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल यह भी आसान क्वेश्चन है। कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है बताइए? भारत में फेमा, सेबी, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं बताइए? किसके द्वारा भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबी के द्वारा, ठीक है। चलिए सेबी के द्वारा इसका मतलब इसको नियंत्रित किया जाता है। बताइए सेबी से रिलेटेड आप बताइए, सेबी फुल फॉर्म क्या होता है इसका? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए बात सेबी की हो रही है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है। कब की गई थी इसकी स्थापना बताइए? 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सेबी से बात हो गई, तो चलिए अब आपका ऑप्शन एक एक करके चेक कर लेते हैं। फेमा क्या है यह बताइए? फेमा क्या है? यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। यह भारत सरकार के द्वारा संसद द्वारा यह बनाया हुआ एक कानून है, ठीक है। यह जो है 29/12/1999 को बना था, ठीक है। 29/12/99 को, ठीक है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून है, ठीक है। यह जो यह क्या बोलते हैं, फॉरेन नोट, जब फॉरेन मुद्रा जो है उस पर नियंत्रित करता है या उसके लेकर के कोई ये कानून है, ठीक है। चलिए बात हो गई सेबी की, फेमा का हो गया, तो आरबीआई का। आरबीआई से रिलेटेड मैंने अभी आपको बताया भी है, ठीक है। आरबीआई से आपको एक क्वेश्चन भी है। इसका प्रेजेंट गवर्नर जो है, ठीक है, वर्तमान गवर्नर कौन है इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। वर्तमान गवर्नर का नाम आप कमेंट में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। आपने ध्यान दिया होगा कि 1 रुपये के नोट पर जो किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के, वित्त सचिव के, आरबीआई गवर्नर के और राष्ट्रपति के। बताइए किसके साइन होते हैं, किसका साइन होता है 1 रुपये के नोट पर? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं, ठीक है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। बाकी 1 से बड़े नोटों पर किसका साइन होता है बताइए? तो आरबीआई गवर्नर का साइन होते हैं, ठीक है।
एक से बड़े नोट पे, चाहे जो वो 50 का हो, 20 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, ठीक है। अब तो 1000 का नहीं रहा, लेकिन 2000 का हो, जो भी है 1 रुपये से बड़ा जो नोट जो भी होगा, तो उस पर आरबीआई गवर्नर का साइन होगा, लेकिन 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव के साइन होते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको लगता है कि आरबीआई गवर्नर ही होगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे वित्त सचिव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपये से बड़े वालों के लिए, 1 रुपये से बड़े नोटों पर जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई के साइन होते हैं गवर्नर के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? बताइए। डीमोनेटाइजेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन कब किया गया था? तो मेरे ख्याल आप लोग को याद होगा कि इसका घोषणा जो है वह 8 नवंबर 2016 को किया गया था, ठीक है। जिसमें नॉर्मली हम इसको नोटबंदी बोलते हैं, लेकिन 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को, पुराने वाले नोट को बंद करके उसके जगह पे दूसरे 500 और 2000 का नोट चलाया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गुजरात में, ठीक है। गुजरात में सबसे अधिक हवाई अड्डा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? बताइए। आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रॉबिन, ऑप्शन बी रिकॉर्डस, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी माल्थस। बताइए किसे कहा जाता है, किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ को, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे, प्रीवियस ईयर बनाते होंगे, तो आप देखे होंगे कि अर्थशास्त्री के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। बताइए इसका किस देश से इसका संबंध है, ठीक है। अब यह बताइए, जो एडम स्मिथ है इसका संबंध किस देश से है? तो इसकी पुस्तक की बात करते हैं हम, ठीक है। पहले हम इसकी पुस्तक की बात करते हैं और आप बताइए कि इसका किस संबंध से, किस देश से इसका संबंध है। तो आपने एक बुक का नाम सुना होगा जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया हुआ है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन 1976 में प्रकाशित किया गया था। यह भी एडम स्मिथ के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। इसी की पुस्तक है यह। चलिए इसका संबंध किससे है, किस देश से है? स्कॉटलैंड से। किससे? स्कॉटलैंड से इसका संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 21, बताइए मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? बताइए लोगो। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर, बाघ, हाथी, चीता? करेक्ट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शेर, ठीक है। मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसमें शेर की चित्र दिया हुआ, शेर का चित्र है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ स्थित है? बताइए। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसको हम इंग्लिश में ISI बोलते हैं, कहाँ है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में? आसान क्वेश्चन है, बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? बताइए। इसकी स्थापना 17 सितंबर 1931 को। कब किया गया था इसकी स्थापना? 17 सितंबर 1931 को किया गया था, ठीक है। ISI यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में हेडक्वार्टर है इसका, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है? बताइए केंद्र सरकार का जो राजस्व का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? आयकर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद, बिक्री कर? तो केंद्र सरकार को जो है वह बिक्री कर इसका मुख्य स्रोत है, ठीक है। बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार का बिक्री दर हो जाएगा, सॉरी इसका निगम कर हो जाएगा केंद्र सरकार का, ठीक है। राज्य सरकार का क्या हो जाएगा? बिक्री कर।
याद रखेंगे आप इन दोनों पॉइंट को। अगर आपको यहाँ पे केंद्र सरकार पूछा गया है तो अभी इसका ज़रूरी मतलब यह नहीं है कि आगे भी केंद्र सरकार ही पूछा जाएगा। अगर राज्य सरकार पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे बिक्री कर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आपको वर्तमान में पूछा गया है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार का निगम कर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जिसको बोलते हैं, ठीक है, LIC की स्थापना कब की गई थी बताइए। LIC की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को, कब? 1 सितंबर 1956 को किया गया था। ठीक है, LIC का फुल फॉर्म बताइए। लाइफ इंश्योरेंस एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 25, तरल स्वर्ण यानी लिक्विड गोल्ड किसका प्रचलित नाम है बताइए। स्वर्ण का गलित रूप या नकदी, प्लेटिनम का गलित रूप, पेट्रोलियम। तो तरल स्वर्ण जो है वह जिसका लिक्विड गोल्ड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, किसका प्रचलित नाम है? स्वर्ण का गलित रूप का, नकदी का, प्लेटिनम के गलित रूप का, पेट्रोलियम का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम का। यह पेट्रोलियम का प्रचलित नाम है क्या? लिक्विड गोल्ड जिसको हम तरल स्वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से यह बिहार बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है यह, एक बार ज्योग्राफी में है। भारत नहीं, इकोनॉमिक में, हाँ ठीक है, इकोनॉमी में आया था। भारत में सर्वप्रथम 2014-15 का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था बताइए। डिगबोई, लकवा, मकूम, सूरत। क्या जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सही हो जाएगा डिगबोई में। ठीक है, कहाँ पड़ता है यह डिगबोई बताइए। डिगबोई का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? असम में है। ठीक है, असम में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए बात असम की आई है तो आप यह बताइए कि असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में जवाब दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है बताइए। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? विद्युत उद्योग, कपड़ा उद्योग, बैंकिंग उद्योग, खनन उद्योग। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग है। क्या है भारत का सबसे बड़ा उद्योग? कपड़ा उद्योग है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत में सबसे अधिक श्रम शक्ति कपड़ा उद्योग में ही कार्यरत हैं। और भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। ठीक है, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसको हम KCC बोलते हैं। KCC का संबंध या KCC कब शुरू किया गया था बताइए। KCC योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में KCC योजना की शुरुआत की गई थी 1988 को। कब की गई थी? 1998 को भारत में KCC की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था बताइए। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था कब बताइए। आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 1948, 1950, 1952, 1954। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था 1948 में। ठीक है, 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है। क्या है? एक श्रम कानून है, संसद द्वारा पारित है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, कानून बनाने की प्रक्रिया आपको पता है? कानून कैसे बनता है?
तो हम पॉलिटी में बताएंगे आपको कानून कैसे बनता है, ठीक है। संसद द्वारा पारित किया गया एक कानून है, याद रखेंगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी कब किया गया था? 1948 में। चलिए अगले क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? आपका ऑप्शन दिया गया है, ए योजना आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा, ठीक है, जो ISI शायद बताया था मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में, और ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है भारत में? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। हमने आपको अभी बताया हुआ है, रिसेंटली मैंने आपको बताया, अभी कोलकाता में इसका मुख्यालय है, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, ठीक है। चलिए अगर हाँ, एक क्वेश्चन है आपको, इसमें इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए, भारत किस देश की रहन सहन का स्तर या किसी देश की रहन सहन का स्तर पता होता है तो उसकी राष्ट्रीय आय के द्वारा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, निर्धारणता के द्वारा, बेरोजगारी के द्वारा। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब कमेंट बॉक्स में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। एक तो यह आपको जो पूछा गया अभी वह, और दूसरा RBI के प्रेजेंट गवर्नर, ठीक है, RBI के प्रेजेंट गवर्नर, और शायद मैंने अभी कोई क्वेश्चन पूछा आपको उसका, ठीक है। तीनों का जवाब आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।